अब अपन बात करते हैं 2D एरेज की। 2D एरे, जैसे अपन ने 1D एरे पढ़ा था, वो ही 2D एरे की तरह, 2D एरे भी उसी तरीके से काम करता है। लेकिन 2D एरे में यहां पर हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी चाहिए। जावा में 2D एरे इज स्ट्रिक्टली एरे ऑफ एरेज, एरे ऑफ एरेज। सेकंड जो पॉइंट आपके पास है वो है number of columns in each row need not be same। हर रो के अंदर नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो सेम होना आवश्यक नहीं है। और तीसरा है जो हम बात कर रहे थे, डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन। चौथी बात जो आप करते हैं, जिगजैग टाइप ऑफ एरे इज पॉसिबल। जिगजैग टाइप ऑफ एरे इज पॉसिबल। चलिए अब अपन इनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, कैसे अपन इनके साथ काम करें। देखिए, मैं उन चीजों को आपको स्ट्रेस नहीं दे रहा हूं। 2D एरे किसे कहते हैं, जो उसमें टेबल बनती है, रोज कॉलम्स होते हैं, वो तो आप जानते हैं, है ना। तो मैं उनकी डेप्थ में नहीं जाना चाहता इस लेवल पर। मैं केवल और केवल आपको उन एस्पेक्ट्स को कवर कर रहा हूं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा रहते हैं। ओके, एंड आई एम श्योर कि जो मैं छोटे छोटे टॉपिक्स आपके कवर कर रहा हूं, इनसे रिलेटेड, इनके बाहर कोई क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बन सकता। दैट आई एम 100% श्योर। ठीक है, बहुत लंबे टाइम मैंने जावा पढ़ा है, 97 से मैंने चालू किया था। स्टिल आई एम टीचिंग जावा। तो जावा में जो टॉपिक्स मैं आपके कवर कर रहा हूं, इन्हीं टॉपिक्स की अगर क्वेश्चंस की बात करें तो इनके बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता, जितना मैंने कवर किया। और इसके आगे पीछे के जो कवर किया है, अगर मैंने यहां कवर नहीं किया है तो फिर बात अलग है, वो फिर अलग टॉपिक है। ठीक है, देखिए, जैसे आपने डिक्लेयर किया 2D एरे को, आपने डिक्लेयर जब करेंगे तो कैसे करेंगे भैया, इंट AR, ये डिक्लेयर। मेमोरी एलोकेशन तो डायनेमिक होगा, अपन ने बात की थी। सपोज आप ये चाहते हैं कि मेरे पास एक ये 2D एरे है, इसमें मेरी 4 रोज बन जाए और सपोज 3 कॉलम्स बन जाए। तो हमें पता है, हम सीधा सीधा क्या कर देंगे, AR इक्वल टू न्यू इंट 4/3। इसमें तो आपको कहीं आपत्ति नहीं है, ये तो आप कर देंगे। हमें जो डाउट हो रहा है वो ये हो रहा है कि जैसा हमने बताया है कि हर रो में नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होना आवश्यक नहीं है। तो अगर आप कहें भाई मेरी 4 रो हैं, पहली रो में मेरे पास 3 कॉलम हो जाए, दूसरी रो में 4 कॉलम हो जाए, तीसरी रो में सपोज 1 2 3 4 5 कॉलम हो जाए, और चौथी रो में सपोज 1 2 4 कॉलम हो जाए। सपोज मुझे कोई ऐसा 2D एरे चाहिए, मान के चलें कोई ऐसा 2D एरे अपने को चाहिए, तो कैसे बनाए, ये तो हमें क्लियर है, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है हमारे पास। ठीक है ना। चलिए सर, या पहले एक बार इसका स्ट्रक्चर देखें अपन, 4/3 का कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। अगर मैं इसकी बात करूं, कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, ये तो मेरा AR हो गया बच्चों। यहां पर
एक 2D एरे बनेगा, कितने रोज होंगे जिसके अंदर 4 रो, और हर रो के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे भैया 3 होंगे। हर रो के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स यहां पर 3 हो गए। ये हो गया 2D एरे। तो यहां पर 2D एरे स्ट्रिक्टली एरे ऑफ एरेज, स्ट्रिक्टली एरे ऑफ एरेज। कहीं पर सपोज मैं इस जगह पर लिखता हूं इंट एल इक्वल टू ए आर डॉट लेंथ, तो मुझे एरे की क्या लेंथ मिलनी चाहिए, अब जरा सोच के बताइए, क्योंकि ए आर किस लेंथ का एरे है 4 का। कभी कभी आपके दिमाग में आएगा नहीं 4 तो या 12, नहीं 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 नहीं, यहां पर आप देखिए ना, ए आर तो 4 एलिमेंट का ही एरे है। हाँ, वो हर एलिमेंट अपने आप में एरे है, वो एक ही सेपरेट एस्पेक्ट है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं भैया, इंट L1 इक्वल टू ए आर 0 डॉट लेंथ। तो ये क्या हो गया कि ए आर 0 की लेंथ क्या है, ए आर 0 का मतलब अगर मैं नीचे से चलता हूं तो ये, और इसकी लेंथ क्या 3, तो ए आर ये क्या हो गया 3, और ये क्या होगा बेटा 4। होप क्लियर है कंसेप्ट? ठीक है, चलिए अब अपन आते हैं जिगजैग टाइप के एरे में, जहां पर हम ये कह रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम्स फॉर ईच रो नीड नॉट बी द सेम, नीड नॉट बी सेम। जिगजैग टाइप का एरे अपन बना सकते हैं, वो कैसे बनाएंगे? देखिए सर, इंट ए आर आपने डिक्लेयर कर दिया, आप कहते हैं आपको जो एरे चाहिए कुछ इस तरीके से चाहिए। आपने कहा साहब 4 तो मेरी रो बन गई, पहली रो में मेरी 3 कॉलम बन गई, दूसरी रो में 2 कॉलम, तीसरी रो में सपोज 1 2 3 4 5 कॉलम, और चौथी रो में 1 2 4 कॉलम। सपोज ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको चाहिए। ठीक है, कैसे बनाएंगे? आपने कहा ए आर इक्वल टू न्यू इंट 4, और नंबर ऑफ कॉलम्स आप पता नहीं है, नंबर ऑफ कॉलम्स पता नहीं है। अब क्या होगा इस केस में बेटा, यहां पर हमारे पास ये एक एरे ए आर बन गया। हमने कहा 4 एलिमेंट, तो 4 एलिमेंट का एक ये एरो बन गया, 1 2 3 और 4। ये क्या हो गया मेरा ए आर 0 हो गया, ये क्या हो गया ए आर 1 हो गया, ये क्या हो गया ए आर 2 हो गया, ये क्या हो गया ए आर 3 हो गया। इसी तरह अपन इनको अगर मान के चलें, हमने कहा साहब ये मेरा ए आर 0 है सपोज, ये मेरा ए आर 1 है सपोज, ये ए आर 2 है सपोज, ये ए आर 3 है सपोज। ठीक है ना? अब पहली रो में मुझे कितने कॉलम चाहिए? 3 कॉलम चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, ए आर 0 इक्वल टू न्यू इंट 3। मतलब ए आर 0 जो मेरा है ये एक एरे बन जाएगा, कितने एलिमेंट का एरे बन जाएगा? 3 एलिमेंट का एरे बन जाएगा। ए आर 1 जो है वो कितने एलिमेंट का एरे बना है भैया? 2 एलिमेंट का एरे बना है। तो जो ए आर 1 है दिस विल बी एरे ऑफ 2 एलिमेंट। ए आर 2 इक्वल टू न्यू इंट से कितने एलिमेंट का एरे बन गया? 5 एलिमेंट का। ए आर 2 कितने एलिमेंट का एरे बन गया? 5 एलिमेंट का। ये हो गया 5 एलिमेंट। और ए आर 3 मैं कह रहा हूं एरे जो बनेगा वो कितने का बनेगा? इंट 1 2 3 4 4। मतलब यहां पर ये 4 एलिमेंट का एरे बन गया। मुझे लगता है यहां तक के कंसेप्ट आपके 100% क्लियर हैं, क्योंकि हमने जो बात की है कि जिगजैग टाइप का एरे हो सकता है, हर रो के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होना जावा में आवश्यक नहीं है। इस केस में अगर मैं बात करता हूं, मैं इसी से आगे चलता हूं, मैंने लिखा इंट एल इक्वल टू ए आर डॉट लेंथ। तो क्या लेंथ होगी साहब? अभी जैसे अपन बात कर रहे थे, क्या लेंथ होगी यहां पर? 4। मैं यहां पर लिखता हूं इंट L1 इक्वल टू सपोज ए आर 0 डॉट लेंथ। तो क्या लेंथ हो जाएगी साहब? 3। यहीं पर सपोज मैं कहता हूं इंट L2 इक्वल टू ए आर 2 डॉट लेंथ। तो 2 डॉट लेंथ यहां पर मेरे पास क्या आ रही है साहब? 5 एंड सो ऑन।
कोई सी भी रो के अंदर कितने कॉलम्स हैं ये मैं बता पाऊंगा। कैसे बता पाऊंगा? उस पर्टिकुलर रो के लेंथ से। ठीक है, अभी तक अगर मैं सी की बात करूं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। अब आप कहेंगे भाई सी में तो ये होता था कि मैं एक लूप चला देता था फॉर सपोज इंट आई इक्वल टू 0, सपोज आई लेस देन 5, सपोज आई प्लस प्लस। यहां पर आप कहते थे फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 4, सी प्लस की बात कर रहे हैं, से जे प्लस प्लस। और साहब यहां पर मेरा ए आई जे से ए आर आई जे से काम चल जाता था। अब ये तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि यहां पर तो मेरे पास सपोज आई इंटू जे से मैं मल्टीप्लाई करके असाइन कर देता हूं, लेकिन यहां पर तो गड़बड़ हो गई क्योंकि ये फॉर्मूला अपना काम नहीं करेगा। इवन हम तो 2D एरे को कई बार याद ऐसे ही रखते थे, क्यों ऐसे ही करते थे ना कि भाई 2D एरे में 2 लूप चलेंगे, एक आई इक्वल टू 0 से नंबर ऑफ रो तक, उसके अंदर जे इक्वल टू 0 से नंबर ऑफ कॉलम तक। यही तो करते थे, या तो नंबर ऑफ कॉलम ही अलग अलग हो गए। तो फिर क्या करें? इसके लिए एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वही कंसेप्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप कह सकते हैं फॉर से इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ए आर डॉट लेंथ, है ना बच्चों, आई प्लस प्लस। और इसके अंदर अगर मैं गया तो बेटा मैं कह रहा हूं फॉर से इंट जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन ए आर ऑफ आई डॉट लेंथ, ए आर ऑफ आई डॉट लेंथ और जे प्लस प्लस वट एवर, जैसे आप कह रहे हैं ए आर आई जे इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई जे। तो सेम कंसेप्ट है, बस यहां पर हम जो नंबर ऑफ कॉलम्स की बात कर, पहले तो हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स चूंकि फिक्स होते थे तो हम नंबर ऑफ कॉलम्स को 4 के अंदर उस तरह कम में ले लेते थे। यहां पर ए आर आई की लेंथ, जैसे पहली रो है तो उसकी लेंथ, दूसरी रो है तो उसकी लेंथ, तीसरी रो है तो उसकी लेंथ, इस तरीके से अपन काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है जावा के अंदर एरेज का कंसेप्ट। टोटल सिंपल कंसेप्ट है। कहीं कहीं पर हमें कुछ चीजें जो कंफ्यूज करती है, वो सी से जो डिफरेंस है वो कंफ्यूज करते हैं। ध्यान रखिए, यहां पर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन अलाउड है, सी में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन अलाउड नहीं है। सी के अंदर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन अगर करेंगे तो एरेज में नहीं, फिर हम पॉइंटर्स के थ्रू करते हैं, सी में, है ना। दूसरी बात, यहां पर अगर मैं 2D एरे की बात करूं तो 2D एरे की बात यहां पर हमारे पास हर रो के अंदर नंबर ऑफ कॉलम सेम होना जरूरी नहीं है। ठीक है, हमने कहा सी के अंदर इंडेक्स से बाहर अगर जाते थे तो कोई एरर नहीं आती थी, लेकिन यहां पर इंडेक्स से बाहर जाने पर एरर आ सकती है। ठीक है, तो ये तमाम बातें अपन ने जावा के अंदर एरेज के अंदर की है। ओके, आई होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन किसी और कंसेप्ट को लेकर आते हैं। ठीक है, नमस्कार।